नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इकाई 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई के भाग 2 में। बच्चों, पिछले सेशन में हमने डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन के बारे में बहुत कुछ जाना। हमने ये जाना कि वे बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी थे। हमने उनके शिक्षण तथा उनके वैज्ञानिक अनुसंधानों के बारे में चर्चा की। आज हम विक्रम साराभाई के जीवन से जुड़े कुछ और पहलुओं की चर्चा करेंगे। साथ ही भाषा सज्जता में दिए गए सर्वनाम के प्रकारों की भी चर्चा करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इकाई 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई। बच्चों, पिछले सेशन में हमने डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जानी। हमने ये जाना कि बचपन में वे किस तरह साइकिल पर कलाबाजियाँ करते थे तथा अपने ही नाम पर खुद चिट्ठियाँ लिखकर डाकघर में डाला है ताकि उन्हें रोज़ चिट्ठियाँ मिले। उन्हें सफलता पाने की एक अजब सी ललक थी बचपन से ही। हमने इसके बाद ये जाना कि किस प्रकार उन्होंने शिक्षण प्राप्त किया। उनके भारत को विज्ञान के क्षेत्र में असीमित योगदान के बारे में जाना। उन्हीं के अनुसंधान एवं अथक परिश्रम के कारण ही आज भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। चलिए अब आगे और विक्रम साराभाई के जीवन से जुड़ी कुछ और बातें जानते हैं। चलिए बच्चों, अब डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन में उनके कार्यकाल पर नज़र डालते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। बच्चों, विक्रम साराभाई निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रह चुके थे। निशस्त्रीकरण यानी विनाशकारी हथियारों, अस्त्र शस्त्र के उत्पादन पर रोक लगाने जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी वे भारत के प्रतिनिधि रहे। विक्रम साराभाई ने अपने वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा हर एक क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। विक्रम साराभाई केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, विज्ञान व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने का कार्य करते रहे। लेकिन 30 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी जब डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थोम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे थे। यहीं हृदय की गति रुकने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित्य नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को हम शत शत नमन करते हैं। बच्चों, इस इकाई में हमने डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन के बारे में संक्षिप्त में जानकारी ले ली। हमने उनके शिक्षण, उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा जो भारत को उन्होंने योगदान दिया, हमने उसकी जानकारी ली। उसके बाद हमने उनके कार्यकाल के बारे में भी जाना। उम्मीद है आप इन सारी बातों का ज़रूर अभ्यास करेंगे। अब आगे हम सर्वनाम के बाकी बचे प्रकार का अभ्यास करेंगे। पिछले सेशन में हमने सर्वनाम शब्द एवं सर्वनाम के 2 प्रकारों की जानकारी ली थी। बच्चों, चलिए एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं। सर्वनाम शब्द उन्हें कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे मैं, मुझे, मेरा, मेरी, हम, हमारा इत्यादि। सर्वनाम
के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, नीजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम एवं संबंधवाचक सर्वनाम। इनमें से हम 2 प्रकारों की जानकारी पिछले पाठ में ले चुके हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम एवं नीजवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम, जब हम बातचीत करते हैं तो कभी अपने बारे में, कभी श्रोता के बारे में यानी सुनने वाले के बारे में, तो कभी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। तब हम बातचीत करते समय इन 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष में यानी सुनने वाले के लिए हम तुम, तू, आप, तुम्हारी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अन्य पुरुष में हम वह, वे, उसे, उन्होंने, उन्हें, उसने इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार ये सारे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। नीजवाचक सर्वनाम, बच्चों नीजवाचक सर्वनाम ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, उन्हें हम नीजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप इन वाक्यों में देखिए, वे खुद चले गए, वह आप ही चला गया, मैं स्वयं खाना ले लूँगी। यहाँ पर खुद, आप ही, स्वयं इन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है, तो ये सारे शब्द नीजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए अब निश्चयवाचक सर्वनाम का अभ्यास करते हैं। बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चित रूप से बोध कराने के लिए हो, वे सारे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध कराए, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यह मेरी साइकिल है। यहाँ पर यह शब्द यह निश्चित रूप से बता रहा है कि साइकिल उस व्यक्ति की है जो बात कर रहा है। इसके बाद देखिए, वह तुम्हारा घर है। यहाँ पर वह शब्द निश्चितता का बोध करा रहा है। यह किताब कोकिला की है। यहाँ पर यह शब्द बता रहा है कि किताब कोकिला की ही है, यह निश्चितता प्रकट कर रहा है। वे मेरी किताबें हैं। यहाँ पर वे शब्द भी सूचित कर रहा है कि किताबें उस बोलने वाले व्यक्ति की ही हैं, यानी किताब उसी की हैं। इसीलिए यहाँ पर वे निश्चितता प्रकट कर रहा है। इसीलिए यह, वह, वे ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अभ्यास करते हैं। बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु की निश्चितता का बोध ना कराए, वह अनिश्चय हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए यहाँ पर इन वाक्यों को, निशा का कुछ खो गया है। यहाँ पर कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इस वाक्य में यह बताया गया है कि कुछ खो गया है, मतलब किसी वस्तु का नाम नहीं बताया गया निश्चित तौर पर, बस लिखा गया है कि कुछ खो गया है। अतः यहाँ पर वस्तु की अनिश्चितता प्रकट होती है, इसीलिए कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद किसी का रुमाल गिर गया है। यहाँ पर किसी, यह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जो व्यक्ति की अनिश्चितता को प्रकट करता है, यानी रुमाल किसका है यह पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद शायद कमरे के बाहर कोई खड़ा है। यहाँ पर कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें भी कमरे के बाहर कौन खड़ा है हमें पता नहीं है,
बस हमें ये अंदाजा है कि कोई खड़ा है, अतः यह अनिश्चितता प्रकट कर रहा है, इसीलिए कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। माँ ने थैले में कुछ रखा है, यहाँ पर कुछ, यह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यह भी वस्तु की अनिश्चितता को प्रकट कर रहा है। तो इस प्रकार बच्चों, कुछ, किसी, कोई, ये सारे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु की अनिश्चितता को प्रकट करे, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी बचे सर्वनाम के प्रकारों का अभ्यास हम अगले पाठ में करेंगे। आपको घर पर इकाई 6 में भाषा सज्जता में निश्चयवाचक सर्वनाम एवं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ और उदाहरण दिए हैं, उनका अभ्यास करना है अपने स्तर पर, और जो इस सेशन में आपने सीखा है उसको भी आपको अच्छे से फिर से घर पर दोहराना है। और विक्रम साराभाई से जुड़ी जितनी भी उनके जीवन के बारे में हमने जानकारी ली है, उनके शिक्षण के बारे में, उनके वैज्ञानिक योगदान के बारे में और उनके महान कार्यों के बारे में, जो हमने जितना भी समझा है, जितना भी अभ्यास किया है, उसको आपको अच्छे से कंठस्थ करना है, घर पर अभ्यास करना है, जिसके आधार पर वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। उम्मीद करती हूँ घर पर आप इसका अभ्यास जरूर करेंगे। धन्यवाद।